बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, जो कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अब हम लोगों ने पहले ऑसिलेशंस के बारे में तो पढ़ लिया है कि ऑसिलेशंस क्या चीज़ हैं, ठीक है। हमने उसकी बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी हैं, हमने उसकी एग्जांपल्स भी पढ़ी हैं, उन एग्जांपल्स को प्रूफ भी किया है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन की ही टाइप है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। बेसिकली हम जब भी कोई टॉपिक स्टडी करते हैं उसका मकसद यही होता है कि हम अपनी रियल लाइफ में उसको देख सकें कि वो कहाँ पे अप्लाई होगा, मीन्स हम उसकी एप्लीकेशंस को देखते हैं। अब ऑसिलेशन जो वर्ड था उससे हमें सिंपली ये समझ आई कि कोई भी बॉडी जो है वो वाइब्रेट करेगी या ऑसिलेट करेगी एक मेन पोजीशन के इर्द गिर्द। लेकिन हमने अभी तक जितनी ऑसिलेशंस पढ़ी हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आइडियल केसेस हैं। अब आइडियल केसेस क्या होते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रियल लाइफ केसेस क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे ऑसिलेशन रियल लाइफ केसेस में कैसी हमें नज़र आती है और ये जिस जगह पर यूज़ हो रही है वहाँ पर क्या ये वैसा ही रोल प्ले कर रही है जैसा हमने पढ़ा था या उसमें कुछ चेंजिंग्स आती हैं। तो बच्चों सबसे पहले है ऑसिलेशन। इसको हम दोबारा रिवाइज करें। ऑसिलेशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन मीन्स रिपीटेड मोशन about a mean position of a body is known as oscillatory motion या oscillation। मीन्स एक बॉडी की अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे या बार बार दोहराई जाने वाली एक मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो मोशन है उसे हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं या ऑसिलेशंस बोलते हैं। अब बच्चों हमने जितनी एग्जांपल्स पढ़ी हैं आप लोगों को शायद याद हो, हमने किसी एग्जांपल में इस चीज़ के बारे में बात नहीं की कि अगर पेंडुलम को मैं मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पर ले जाता हूँ और छोड़ता हूँ तो मैंने किसी केस में ऐसी बात नहीं की कि वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते एम्पलीट्यूड वो रुक जाएगा। क्या हमने बात की? नहीं। हमने अभी तक इतनी बात की कि वो बार बार अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। ये है आइडियल केस। मीन्स आइडियल केसेस क्या हैं? ये ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स या कोई एक्सटर्नल फोर्स का कोई उसकी वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो मीन्स नो फ्रिक्शनल और एक्सटर्नल फोर्सेज अफेक्ट इन दिस केस, यानी इस केस में कोई एक्सटर्नल या फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। जब कोई एक्सटर्नल या फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी तो क्या ये सिंपल पेंडुलम अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने से रुकेगा? नहीं, क्योंकि कोई फोर्स उसकी मोशन को अपोज ही नहीं कर रही, उसके मुखालिफ जा ही नहीं रही, तो क्यों वो अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम तक कंप्लीट मोशन ना करे। अगर तो कोई मोशन इसके मुखालफत करती, इसकी ओपोजिशन करती, तो ऐसा होता कि ये अपनी मेन से एक्सट्रीम पे एक बार जाता लेकिन नेक्स्ट टाइम ये एग्जैक्ट एक्सट्रीम पे जाने के बजाय थोड़ा करीब ही रहता, उससे नेक्स्ट टाइम ये दोबारा रुक जाता, करीब आ जाता, उससे नेक्स्ट टाइम ये दोबारा, और इस तरह करते करते क्या होता है इसका एम्पलीट्यूड कम होते होते ज़ीरो, यानी ये यहाँ पे आके स्टॉप कर जाती। वो इफेक्ट तब होता जब हम रियल लाइफ केसेस की बात करते। अब रियल लाइफ केसेस में क्या है? रियल लाइफ में देयर आर मैनी एक्सटर्नल फोर्सेस इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में बहुत सी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो क्या करेंगी, जो हमारे सिंपल पेंडुलम, हमारे मास स्प्रिंग सिस्टम, हमारे बॉल एंड बॉल सिस्टम को रोक देंगी, उसके एम्पलीट्यूड को आहिस्ता आहिस्ता कम करते करते, रिड्यूस करते करते उसके एम्पलीट्यूड को ज़ीरो कर देंगी। और बच्चों ऐसी ऑसिलेशंस जिनके अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ साथ प्रोग्रेसिवली डिक्रीज कर रहा है, टाइम के साथ साथ कम होता जा रहा है और बिल आखिर वो बॉडी रेस्ट में आ जाए, इस तरह की ऑसिलेशंस को हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं। यानी यही हमारा आज का टॉपिक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो अगर हम डैम्प्ड ऑसिलेशन को डिफाइन करना चाहें तो ये ऐसी ऑसिलेशन है, या मैं यहाँ पर इसको डिफाइन करता हूँ, ये एक ऐसी ऑसिलेशन है किसी बॉडी की जिसके अंदर उसका एम्पलीट्यूड प्रोग्रेसिवली यानी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जा रहा है और वो बॉडी बिल आखिर अपनी मेन पोजीशन पे आके रुक जाएगी। तो ऐसी ऑसिलेशन को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन को मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है। डैम्प्ड ऑसिलेशंस तो स्टूडेंट्स डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या है इसको हम डिफाइन करते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन बेसिकली जो है ये ऐसी ऑसिलेशन है
जो किसी रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव मीन कोई एक्सटर्नल फोर्स या ऐसी फोर्स जो मोशन को अपोज करे, उस फोर्स की मौजूदगी में जो ऑसिलेशंस हो रही हैं उन्हें हम डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे आती है, ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी, ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी in the presence of some resistive force अच्छा, यहां तक सिंपल डेफिनेशन है। क्या है कि ऐसे ऑसिलेशन किसी बॉडी की जिसके अंदर यानी ऑसिलेशन के दौरान रेजिस्टिव फोर्स भी मौजूद हो। अब वो रेजिस्टिव फोर्स क्या करेगी, यहाँ तक भी अगर आप डेफिनेशन करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा और इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी प्रोग्रेसिवली डिक्रीज एंड बिकम्स जीरो एट लास्ट इज नाउन एज डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो यहां तक भी डेफिनेशन ठीक है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट ऐड करना चाहूं तो वो क्या होगा, इसके बाद वाली मैं आपको ब्लू मार्कर से लिख देता हूं साथ, जो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, इन विच एम्पलीट्यूड प्रोग्रेसिवली decreases and becomes zero at last is called damped oscillation। यानी किसी बॉडी की वो ऑसिलेशन जो कि एक रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में हो और क्या करे, वो जो रेजिस्टिव फोर्स है वो उसके एम्पलीट्यूड को प्रोग्रेसिवली आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करे और एट लास्ट वो उसके एम्पलीट्यूड को जीरो कर दे। तो हम बोलते हैं कि ये ऑसिलेशन डैम्प्ड ऑसिलेशन है। अब इसका क्या फ़ायदा है, डैम्प्ड ऑसिलेशन यूज़ कहाँ पे हो रही है बच्चों? हम लोग अक्सर बाइक की बात करते हैं या हम गाड़ी की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं उसके अंदर शॉक्स लगे हुए हैं, उन्हें हम बोलते हैं शॉक्स एब्जॉर्बर। बेसिकली उनका मकसद क्या है? उनका मकसद ये होता है कि अगर आप किसी बम्प से या किसी जंप से आप गुजर रहे हैं तो क्या वहाँ पर जो आपके ऑसिलेशंस गाड़ी में या बाइक में प्रोड्यूस हो रही हैं उनको मिनिमाइज़ करना, उनको फौरी तौर पर रिड्यूस करना और एम्पलीट्यूड ज़ीरो कर देना, ये उन शॉक एब्जॉर्बर्स का काम होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ अलग सा कंसेप्ट है, मतलब बाइक पर अगर आप बैठे हैं अगर तो जंप से गुजरने पर ज़्यादा झूले मिलते हैं तो कहते हैं इसके शॉक्स बड़े अच्छे हैं। हालांकि शॉक्स का काम ये नहीं है, शॉक्स एब्जॉर्बर जो है उनका काम ये है कि आपको एक आधा बस जो है वो एक आध वाइब्रेशन करवा के उसके बाद वो फौरी तौर पर एम्पलीट्यूड ज़ीरो कर दे और आपको स्मूथली रन करवाए। इसीलिए जो गाड़ियाँ होती हैं जैसे ही वो छोटे से बम्प से गुजरती हैं तो उनमें हमें वो गाड़ियाँ स्मूथली जो है वो मूव करती हैं, हमें इतना फील नहीं होता कि वो जंप से गुजरी हैं क्योंकि उनके अंदर शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। अब उन शॉक एब्जॉर्बर की वर्किंग कैसे है? अगर हम शॉक एब्जॉर्बर को देखते हैं तो वो एक स्प्रिंग टाइप एब्जॉर्बर जिसको एक फ्लूइड के अंदर रखा जाता है, वो फ्लूइड वहाँ पे जो है वो फोर्स प्रोवाइड करता है, रेजिस्टिव फोर्स मींस उस फ्लूइड की वजह से वाइब्रेशंस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करती हैं अपने एम्पलीट्यूड को, ठीक है। और उसकी जो एक सपोर्ट होती है वो गाड़ी के फ्रेम के साथ जो है वो बहुत जो है स्ट्रांगली अटैच की गई होती है, जिसकी मदद से क्या होता है जो अंदर फ्लूइड है वो रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड करता है और एम्पलीट्यूड जो है वो सडनली अचानक ही वहाँ पर जैसे ही बम्प आता है तो क्या होता है एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करके ज़ीरो कर दिया जाता है और हमारी गाड़ी जो है वो स्मूथली वहाँ से रन करती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को आज के टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे कल से। हमारा ऑसिलेशन वाला टॉपिक कवर है, अब हम लोग वेव्स की तरफ मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।